जयराम जी की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज केडी शर्मा फ्रॉम कोटा। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल केडिस लैंग्वेज। अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में हम बात कर रहे थे इंग्लिश के एक बहुत अहम टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको 4-5 कंसेप्ट समझा दिए थे। अब कुछ और परीक्षोपयोगी जो कंसेप्ट हैं उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात फिर बोलना चाहूँगा कि आप लोग इंग्लिश को लेकर भयभीत ना हों। एज फार एज आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम ऑफ अ स्टूडेंट टू फेस और टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी के प्रश्नों को फेस करना या उनको सॉल्व करना एक विद्यार्थी की सबसे बड़ी चैलेंज होता है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि इफ़ यू वॉच माई वीडियो केयरफुली यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। और ऐसा हमने अतीत में कई बार किया है। आई डिड इट मैनी टाइम इन द पास्ट। छोटे छोटे गाँव से, ढाणियों से, कस्बों से आए हुए विद्यार्थी जिनकी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर थी, जो अपने आप को अंग्रेजी में असहज, असहाय महसूस करते थे, उनको हमने गाइड किया और उनको वांछित सफलता मिल गई। तो जब उनको वांछित सफलता मिल गई, उनको अपना टारगेट प्राप्त हो गया, वो सेटल हो गए जॉब में, तो फिर आप क्यों नहीं? हाउ कैन यू बी एन एक्सेप्शन एंड आई विल नॉट लेट यू बी एन एक्सेप्शन। मैं आपको भी अपवाद नहीं बनने दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो आप फॉलो करना बस। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपकी अंग्रेजी कितनी कमज़ोर क्यों ना हो, कोई विषय नहीं है। बस आप नोटबुक और पेन लेकर के जैसे कहा है वैसे फॉलो करना। और आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे, जैसे आपका टॉपिक समाप्त होगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा टॉपिक था उसमें 4-5 कंसेप्ट पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे उससे कुछ आगे जो बहुत अहम होंगे। आपको बड़ा आनंद आएगा, मज़ा आएगा, और मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल इंटरेस्ट लेना। नहीं भी आए तो भी इंटरेस्ट लेना। थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, थोड़ा सा अपने आप को उसके समक्ष रखोगे, डटे रहोगे, तो आनंद आएगा। और आनंद आएगा तो चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, याद रह जाएंगी। देखो, अगला जो हमारा कंसेप्ट है कि अगर हम आर्टिकल द लगा दें किसी एडजेक्टिव के आगे, क्या बोल रहा हूँ जी, एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल द लगा दें, तो मेरे सुधी छात्रों और छात्राओं, ये एडजेक्टिव जो है ये हमारा अब प्लूरल नाउन हो जाता है। When we use article the before an adjective, it becomes a plural noun. And when it becomes a plural noun, it means the verb must be plural. Have you got what I said? क्या बोला है मैंने कि जब हम किसी एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल द लगाते हैं, तो ये एडजेक्टिव अब एडजेक्टिव नहीं रह करके ये व्यवहार करता है किसकी भांति? बहुवचन की भांति। और जब ये बहुवचन की भांति व्यवहार करता है तो निस्संदेह हमारी जो वर्ब है वह भी बहुवचन होनी चाहिए, क्योंकि अब ये एडजेक्टिव कहाँ रहा। इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ करके एडजेक्टिव पढ़े। जहाँ जहाँ भी ए और जे के बीच में डी आ रहा हो, तो आप प्रयास करें कि इस डी को साइलेंट कर दें। तो एडजेक्टिव एडजस्ट नहीं बोलकर एडजस्ट बोले, बेटर है। तो क्या कहा मैंने कि द, उसके बाद आपके आ गया एडजेक्टिव, तो अब ये हो गया प्लूरल नाउन। और जब ये प्लूरल नाउन हो गया तो वर्ब किसकी आनी चाहिए? प्लूरल की। अब थोड़ा सा समस्या ये आती है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। मैंने पूर्व के पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में आपसे कहा था कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। अब जब वो किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, इसका आशय ये हुआ कि सामान्य शब्दों में, मैं अपना फंडा आपको बता रहा हूँ
कि अगर कोई शब्द हिंदी हो या इंग्लिश किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए ठीक से प्रयुक्त हो जाए तो 99% संभावना है वो एडजेक्टिव होगा। ठीक से प्रयुक्त हो जाए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। मैं दोनों ही भाषाओं में कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। देखो, मैं आपको अगर यहाँ कहूँ बूढ़ा और फिर मैंने बोल दिया बूढ़ापा, यहाँ मैंने आपसे बोल दिया सुंदरता, सुंदर, अच्छा, अच्छाई, बुद्धि, बुद्धिमान। पहली चर्चा मैं आपसे हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप हिंदी भाषी हो, आप हो या मैं हूँ, तो हम हिंदी में पहले सोचते हैं। देखो, बूढ़ा, बूढ़ापा, सुंदरता, सुंदर, अच्छा, अच्छाई, बुद्धि और बुद्धिमान। फर्स्ट ऑफ ऑल you are to find out how many words are adjectives in this series। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि इस सीरीज में, इस श्रृंखला में, इस पंक्ति में कितने शब्द विशेषण है। अब इसका तरीका क्या बताया था अभी कि अगर कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए ठीक से प्रयुक्त हो जाए तो अधिकतम संभावना है कि वह विशेषण ही होगा, संज्ञा के लिए या सर्वनाम के लिए। अब जरा देखते हैं, पहला शब्द है, इसकी पुष्टि करते हैं। मैं एक संज्ञा लिख रहा हूँ। संज्ञा जानते हो आप लोग? मैंने एक शब्द लिखा है व्यक्ति। आपको भली भांति पता है कि व्यक्ति शब्द संज्ञा है, यस नो? व्यक्ति के साथ कौन सा शब्द एडजस्ट होगा? बूढ़ा या बूढ़ापा? जरा बोलकर देखो, बूढ़ापा व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति, कौन सा एडजस्ट होगा? बूढ़ा व्यक्ति ना। इसका मतलब ये वाला शब्द आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया जी? ये विशेषण। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है इस नाउन को। कैसा व्यक्ति? आपने कहा बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ापा व्यक्ति तो नहीं हो सकता ना। ये बूढ़ापा, ये हिंदी में संज्ञा है। और किस प्रकार की संज्ञा है? यह है आपकी भाववाची संज्ञा। ठीक है, आगे आपसे चर्चा करूंगा, अभी रहने दो। सुंदरता और सुंदर, अब जरा इसको देखते हैं। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि हिंदी हो या इंग्लिश, कैसे हम पता लगाएंगे कि दिया हुआ शब्द संज्ञा है या विशेषण है। वैसे शुद्ध उच्चारण संज्ञा नहीं होता, संज्ञा होता है। ठीक है, तो आप भ्रम में मत पड़ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सुंदरता और सुंदर, सुंदरता घर होगा या सुंदर घर होगा? और देख लो, सुंदरता बालक होगा या सुंदर बालक होगा? आप सभी कहोगे जी कि साहब सुंदर घर होगा, सुंदर बालक होगा। इसका मतलब ये जो सुंदर शब्द है ये विशेषण हो गया, जो क्वालिफाई कर रहा है इनको। सुंदरता हमारे पास पुनः संज्ञा हो गई, पुनः नाउन हो गया। अच्छा और अच्छा है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, दोनों में विशेषण कौन सा है? आप जरा एक बार पढ़ करके देखो, जो कंसेप्ट दिया है उसके अनुसार। अच्छा व्यक्ति या अच्छा ही व्यक्ति? अच्छा विचार या अच्छा ही विचार? आप कहेंगे जी कि व्यक्ति हो, विचार हो, या फिर आपकी और कोई सी भी संज्ञा हो। यहाँ आपको इसका मतलब ये अच्छा शब्द क्या बन गया आपका? विशेषण। तो ये अच्छा ही क्या हो गया? वापस आपकी नाउन हो गए। अच्छा, बुद्धि और बुद्धिमान में बताओ। अभी अंग्रेजी पर तो आया ही नहीं, हिंदी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी समझ में आ गई, अंग्रेजी का समझ में आ जाएगा। बताओ दोनों में फटाफट बोलो, विशेषण कौन सा है? विशेषण की पुष्टि करने के लिए क्या बताया था कि उस शब्द के पीछे नाउन लगा लेना, कोई सी भी, यानी कोई संज्ञा सूचक शब्द लगा लेना। अगर वो ठीक से एडजस्ट हो जाए तो 99% संभावना है कि वो विशेषण होगा। बताओ कौन सा शब्द? बुद्धिमान है विशेषण या बुद्धि है? बुद्धि व्यक्ति तो नहीं होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है। अब जरा देखो, व्यक्ति लगा दूं, बालक लगा दूं, अब आप देखेंगे
क्या लगेगा, बुद्धि बालक, बुद्धि व्यक्ति, या बुद्धिमान बालक और बुद्धिमान व्यक्ति? एक कोई भी विद्यार्थी, क्या कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि साहब बुद्धिमान बालक होता है। इसका मतलब मेरे सुधी छात्रों कि ये जो हमारे पास बुद्धिमान है यह विशेषण है, और ये जो बुद्धि है ये पुनः आपसे कहूँगा मैं कि संज्ञा है। हिंदी में समझे आप? तो अंग्रेजी में क्या होता है जरा गौर करना। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने लिखा गुड, सुन लीजिए और समझते जाना। गुडनेस। मैं लिख रहा हूँ पुअर, पॉवर्टी, ब्यूटी, ब्यूटीफुल। मैं अब इनको हटा रहा हूँ। क्या बताया था कि हिंदी में कैसे हम संज्ञा या सर्वनाम को खोज सकते हैं। देखो, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, टैलेंट, टैलेंटेड, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, पावर। मैंने आपके समक्ष 8-10 शब्द लिखे हैं। एक बार फिर कहूँगा, यू आर टू फाइंड आउट हाउ मैनी वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। कितने शब्द इनमें एडजेक्टिव है। सड़ी हुई अक्कल कतई मत लगाना। तो फिर क्या लगाओगे? इनके साथ नाउन जोड़कर देख लेना। अगर नाउन ठीक से एडजस्ट हो गया तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि वह शब्द आपका एडजेक्टिव होगा, और जिसके साथ एडजस्ट नहीं होगा तो फिर वो कुछ और होगा। देखते हैं। गुड। अब मैं यहां पर कुछ नाउन लिख दूं। बॉय लिख दिया मैंने, आइडिया लिख दिया मैंने। बॉय और आइडिया नाउन है? जी हाँ। गुडनेस बॉय या गुड बॉय? गुडनेस आइडिया या गुड आइडिया? अब आप सभी कह सकते हो कि भाई ये वाला आएगा। इसका मतलब ये गुड क्या है? आपका एडजेक्टिव, और ये क्या है? आपकी नाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पुअर और पॉवर्टी, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है बताओ? पुअर मैन, टीचर, बताओ कौन सा लगेगा? पॉवर्टी मैन, पॉवर्टी टीचर, या पुअर मैन या पॉवर्टी? अरे नाउन है ना, तो क्या बोला है? उस शब्द को नाउन के साथ एडजस्ट कर लो, अगर हो जाएगा तो वो एडजेक्टिव होगा। आप देखेंगे इनके साथ भी क्या लगेगा जी। इसका मतलब ये पुअर क्या है? आपका एडजेक्टिव। तो ये पॉवर्टी क्या है? आपकी, ये है आपका नाउन, विशेषण, संज्ञा। ब्यूटी और ब्यूटीफुल क्या बोलते हैं आप लोग? हाउस लगाओ, कार लगा दो। ब्यूटी हाउस, ब्यूटी कार, या ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल कार? यही लगाते हो ना। इसका मतलब ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। और ये, और वैसे भी बच्चों और बच्चियों जिसके पीछे फुल लग जाता है सफिक्स के तौर पर, वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि ये एडजेक्टिव। अच्छा, इधर और बच रहे हैं, देखो इनको भी देखो। टैलेंट और टैलेंटेड, कौन सा शब्द एडजेक्टिव होगा? यही होगा। नाउन लगाकर देखो, इसके पीछे मैं नाउन लगा रहा हूं। बॉय, टीचर, टैलेंट बॉय या टैलेंटेड बॉय? टैलेंट टीचर या टैलेंटेड टीचर? कौन सा? इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव है। कौन सा शब्द? और ये हमारी नाउन है। फिर देखो स्ट्रांग। अब केवल एक ही शब्द है आपके समक्ष, स्ट्रांग। एडजेक्टिव है, नाउन है? स्ट्रांग, आप जरा देखो। मैन, प्लेयर, इसका मतलब ये स्ट्रांग भी क्या है? एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट, जरा लगाकर देखो। बॉय, और लगाइए। टीचर, इसका मतलब ये इंटेलिजेंट वर्ड भी आपका एडजेक्टिव है।
लेकिन पावर में लगा कर देखो, अब पावर के साथ बॉय या मैन लगाएंगे तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं बनेगा। और जब ये नहीं बनेगा इसका मतलब पावर शब्द एडजेक्टिव नहीं है, इसकी एडजेक्टिव बनती है पावरफुल। तो फिर पावर क्या है? ये नाउन है। ठीक है, तो इसके माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि कैसे होते हैं नाउन और कैसे होते हैं एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव को पता कैसे लगाएंगे। अब देखो आप लोग, अब आपको मैंने कहा कि किसी एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल द लगा दे तो बहुवचन की संज्ञा बन जाता है। आप इन उदाहरणों को देखिएगा। पहला उदाहरण, द पुअर इज ऑब्लिक आर नॉट ऑलवेज पुअर। The beautiful is oblique are not always beautiful. The beautiful trustworthy. Only the talented don't oblique doesn't succeed. देखो, चार उदाहरण आपके सामने हैं, बड़े खूबसूरत उदाहरण है और आप जरा गौर करना। खूबसूरती पूर्वक एक ही शब्द को दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में बनाया गया है। ध्यान देना साहब। द पुअर, यहाँ भी पुअर आ रहा है, लेकिन हेलो यहाँ आर्टिकल द आ रहा है। और जब यहाँ आर्टिकल द आ गया, इसका मतलब जहाँ आर्टिकल द आ गया वो पुअर आपका अब एडजेक्टिव नहीं रहा। मेरे प्यारे बालकों और बालिकाओं, ये आपका नाउन हो गया। और नाउन कैसी हो गई? PN, मतलब कि प्लुरल नाउन। ये सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये अब आपका प्लुरल हो गया, क्योंकि ये नाउन बन गई। कैसी? ये प्लुरल नाउन हो गई। तो अब क्रिया क्या लगेगी? आर। द पुअर आर नॉट ऑलवेज पुअर। लेकिन हेलो, फिर ध्यान देना, ये जो पुअर है पीछे वाला, ये अभी भी एडजेक्टिव ही है। ये क्वालिफाई कर रहा है इनको। और क्या कहा जा रहा है कि जो गरीब होते हैं वो हमेशा गरीब नहीं रहते। ध्यान देना, इसका तात्पर्य एक गरीब से नहीं है, इसका तात्पर्य सभी गरीबों से हो गया। और वैसे भी अगर आपने कभी हिंदी पढ़ी हो ठीक से, तो विशेषण शब्दों को बहुवचन कर देते हैं तो वो संज्ञा में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हिंदी में मैंने गरीब आपको बताया अभी कि गरीब विशेषण है ना, पर मैं आपको बोल दूं गरीबों की मदद करो, तो एक गरीब की बात नहीं कर रहा मैं, सारे गरीब आ गए। तो यहाँ पर भी क्या है? द पुअर आर नॉट ऑलवेज पुअर। इसका मतलब है कि सभी गरीब जो होते हैं वो हमेशा गरीब नहीं होते। अब हिंदी जब ट्रांसलेशन करते हैं तो सभी शब्द का उल्लेख की आवश्यकता नहीं होते, वो अंडरस्टूड हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि गरीब हमेशा गरीब नहीं होते। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप मैं जो करना चाह रहा हूँ। द ब्यूटीफुल पक्का है, ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव ही है, फुल लगने के बाद एडजेक्टिव होता है। बट इन दिस सेंटेंस दिस ब्यूटीफुल वर्ड हैज़ बीन यूज्ड एज अ नाउन एंड प्लुरल नाउन। किस प्रकार की नाउन बन गई ये? ब्यूटीफुल। आपका द ब्यूटीफुल ये बन गया हमारा प्लुरल नाउन, यानी कि इसका क्रिया का सब्जेक्ट आपका द ब्यूटीफुल हो गया। अब ये द ब्यूटीफुल जो है ये बहुवचन हो गया, और जब बहुवचन हो गया सब्जेक्ट तो निश्चित रूप से क्रिया क्या होगी? आर होगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। तो ये नाउन हो गया ब्यूटीफुल, किसकी वजह से? आर्टिकल द की वजह से। और जब ये नाउन बहुवचन हो गए तो क्रिया किसकी हो गई? बहुवचन की। अब यहाँ पुनः पीछे आइए,
ये शब्द अभी भी आपका एडजेक्टिव ही है, ये ब्यूटीफुल क्वालिफाई कर रहा है आगे वाली नाउन को। अब इसका अर्थ क्या हुआ? द ब्यूटीफुल आर नॉट ऑलवेज ब्यूटीफुल। आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या मतलब है इसका। यानी कि जो सुंदर होते हैं या जो सुंदर हैं वो हमेशा सुंदर नहीं होते। और चूंकि ब्यूटीफुल हम स्त्रियों के लिए यूज करते हैं जनरली, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो सुंदरियां हैं वो हमेशा सुंदर नहीं होती। यानी कि इस नाउन को क्वालिफाई कर दिया इसने। इसको किसी भी माध्यम में लिया जा सकता है। सुंदरियां हमेशा सुंदर नहीं होती, या जो सुंदर होते हैं वो हमेशा सुंदर नहीं होते। अगला है द ब्यूटीफुल, पुनः ही आपकी प्लूरल नाउन हो गया। यस नो? तो क्रिया तो क्या आनी चाहिए? द ब्यूटीफुल आर नॉट ऑलवेज ट्रस्टवर्दी। ये ट्रस्टवर्दी हमारा क्या है? एडजेक्टिव। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है विश्वसनीय। क्या बोला मैंने? विश्वसनीय, विश्वास के योग्य। तो जरा गौर करना, द ब्यूटीफुल आर नॉट ऑलवेज ट्रस्टवर्दी, यानी कि जो सुंदर होते हैं वो हमेशा विश्वसनीय नहीं होते, या जो सुंदरियां होती है वो हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। ठीक है, तो ये इसका आशय था। आगे देखो, बड़ा खूबसूरत शब्द है यार। ओनली द टैलेंटेड डोंट ऑब्लिक डजंट सक्सीड। मेरे प्यारे बालकों और बालिकाओं, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि टैलेंटेड एक एडजेक्टिव है, लेकिन आर्टिकल द लगते ये भी क्या बन गया आपका? प्लूरल नाउन। तो क्रिया क्या आएगी? आपको पता है ना, डू बहुवचन और डज एक वचन के साथ लगता है, यानी कि हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? डोंट। तो ओनली द टैलेंटेड डोंट सक्सीड। मेरे सुधी छात्रों, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। ध्यान देना, थोड़ा इसको मैं बता देता हूँ यहाँ आपको। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है सक्सीडेड। यही सेकंड फॉर्म है इसकी, और यही थर्ड फॉर्म है। SUCCEED और SUCCEEDD, सक्सीड और सक्सीडेड। तो यहाँ ध्यान रखना कि सक्सीड लगाने के बाद आपको गेट या गोट या कुछ और लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ हमारा जो शब्द था सक्सेस, ये सक्सेस है हमारा नाउन। इसी सक्सेस नाउन को मैंने क्रिया में रूपांतरित कर दिया, और जब मैंने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्रिया बना दिया तो मुझे अलग से गेट या अचीव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं रह गई। तो ज़रा गौर करना, थोड़ा समझा करो, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। ओनली द टैलेंटेड डोंट सक्सीड। इसका आशय यह है कि केवल टैलेंटेड ही सफलता प्राप्त नहीं करते, या केवल प्रतिभाशाली ही सफलता प्राप्त नहीं करते। मतलब जिनमें प्रतिभा नहीं है वो भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं डिलीट करता हूँ और आगे बढ़। देखो, सक्सीड का हिंदी अर्थ होता है सफल होना। नोट कर लिया करो आप हिंदी में, सफल होना। अगला कंसेप्ट मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो, मैं कुछ चीज़ें पहले आपको यहाँ बताऊँ इधर उधर आने के लिए। एक है हमारे पास सम, एनी, एवरी, नो। इनके साथ आप बॉडी, थिंग और वन। क्या समझे? कुछ समझ पड़ा जो मैंने लिखा है उससे? क्या तात्पर्य है उसका बताएंगे आप मुझे? ये जो 4 शब्द आगे लिखे हैं, इनके प्रत्येक के साथ ये 3 शब्द जोड़े जा सकते हैं। जो 4 डिटरमिनर के रूप में आपके समक्ष लिखे हुए हैं, इनके साथ ये 3 शब्द जोड़े जा सकते हैं। सम के साथ बॉडी भी जोड़ेंगे, थिंग भी जोड़ेंगे, वन भी जोड़ेंगे। बॉडी को जोड़ने के बाद फिर बड़ी बोल देंगे। एनी के साथ भी तीनों जुड़ेंगे, एवरी के साथ भी तीनों जुड़ेंगे, और नो के साथ भी तीनों जुड़ेंगे। जरा देखो, बहुत खूबसूरत बिंदु हो गया वो। तो 12 शब्द हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे सम को उठाता हूँ मैं पहले, तो देखो सम के साथ क्या जोड़ा आपने? पहले बॉडी जोड़ा तो क्या बन गया? सम बड़ी। फिर आपने सम के साथ क्या जोड़ दिया? थिंग। तो शब्द क्या बन गया? समथिंग। फिर सम के साथ क्या जोड़ा? वन। तो शब्द क्या बन गया? समन। क्या बोल रहा हूँ? ये तीनों शब्द क्रमशः 4 के साथ लग जाएंगे तो 12 शब्द बन जाएंगे नए।
एनी को देखते हैं, एनी के साथ जब जोड़ेंगे तो एनी बड़ी, एनी के साथ जब थिंग जोड़ेंगे तो एनी थिंग, और एनी के साथ जब वन जोड़ूंगा तो एनी वन। अब आप आ जाइए एवरी पर। एवरी के साथ जब मैं बॉडी लगाऊंगा तो एवरी बड़ी, अभी तक तो सेपरेट तो बॉडी है वो। एवरी के साथ जब मैं थिंग लगाऊंगा तब एवरी थिंग, और एवरी के साथ जब मैं वन लगाऊंगा तो क्या बनेगा, एवरी वन। नो, नो के साथ जब मैं बॉडी जोड़ूंगा तो नो बड़ी, नो के साथ जब मैं थिंग जोड़ूंगा तो शब्द बनेगा नथिंग, और जब मैं ये जोड़ूंगा तो बनेगा नो वन। ध्यान दीजिएगा साहब, ये 12 शब्द मैंने आपके समक्ष लिख दिए। नो वन, नो एक साथ बोलेंगे नो वन। समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ इनको यूँ भी थोड़ा लिखने के लिए कंफ्यूज ना हो तो हम इनको यूँ भी लिख देते हैं नो वन। अब मैं आपको यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो मेरे सुधी छात्रों और छात्राओं, इन सबके साथ जो वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है। क्या बोला मैंने? इन 12 शब्दों के साथ वर्ब सदैव सिंगुलर आती है। यूज अ सिंगुलर वर्ब विथ ऑल दीज वर्ड्स। इनके साथ सदैव आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखो एक बात मैं यहाँ और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जहाँ थिंग आ रहा है, जहाँ थिंग, अब थिंग कहाँ कहाँ आ रहा है, ये तो हो गया कि सिंगुलर लगाएंगे। अब इसी से एक कंसेप्ट और दे रहा हूँ आपको। जैसे आपने कहा समथिंग, जैसे आपने कहा एनीथिंग, और जैसे नथिंग। ज़रा समझिएगा साहब, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सम, एनी, एवरी और नो के साथ बॉडी, थिंग और एक वन लगाकर हम 12 शब्द हमने क्रिएट कर लिए। अब आगे क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं इनके एग्जाम्पल्स आपके समक्ष नहीं रख रहा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जिसके पीछे थिंग लग रहा है ना, तो वो 3 है हमारे पास, और ये जो थिंग है ये हमेशा वस्तुओं के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं जी? वस्तुओं के लिए, या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं, यानी कि ये मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए यूज नहीं होते। तो ये किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ये वाले। जी हाँ, एक और ख़ास बात क्या है कि जिसमें आगे नो लग रहा है। अब देखो नो लग रहा है तो क्या क्या हो जाएगा? नोबडी, नथिंग, और एक क्या हो जाएगा? नो वन। इनके साथ फटाफट पेन कॉपी नोट करके लिखते चलो। इनके साथ, इन शब्दों के साथ कभी भी नेगेटिविटी बताने वाले शब्द प्रयोग नहीं करते। इनके साथ कभी भी नो, नेवर, नॉट आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। नो, नेवर, ये सब शब्द जो यूज नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि नोबडी, नथिंग, नो वन ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देते हैं, और जब ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देते हैं तो हमें नो या नेवर जैसे शब्दों का इनके साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो? जब ये जैसे अभी और एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, तो अभी मैंने आपके समक्ष क्या रखा कि जहाँ थिंग लगा हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा, यानी कि अप्राणीवाची संज्ञाओं के लिए, और जहाँ आपके समक्ष आगे नो लग रहा है वो थिंग, अब ये प्राणी वस्तुओं के लिए आएगा, ये इंसानों के लिए आ जाएगा। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझना है कि चाहे वस्तुओं हो या इंसान हो, जिसके आगे नो लग गया उसके साथ फिर नो या नेवर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है साहब, आप उतार लीजिए, उसके बाद मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। देखो अब कुछ उदाहरण देखते हैं इसके, बड़े खूबसूरत उदाहरण हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
क्या बोला जी मैंने? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब आप यहाँ देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ होना अच्छा है कुछ नहीं होने से, यानी कि कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है। बड़ा अच्छा वाक्य है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है। ध्यान दीजिएगा साहब, वही न मामा से काना मामा। दूसरा पे देखेंगे, अब ये वस्तु की ले रहा है, यानी आपके पास कुछ है ही नहीं और कुछ मिल जाए तो वो भी बेटर है। क्यों? क्योंकि कुछ तो है। तो यहां अगला सेंटेंस आप देखो, एवरीबडी शुड डू हिज ड्यूटी। ध्यान दीजिएगा साहब, क्या लिख दिया है जी? एवरीबडी शुड डू हिज ड्यूटी। यहां एक बात और निकल करके आ रही है कि जो ये जितने भी प्रोनाउन है जिनके साथ थिंग नहीं लग रहा है, उनके साथ पजेसिव प्रोनाउन के रूप में हीज का प्रयोग करें, और यदि वो किसी महिला की ओर डिनोट कर रहे हैं तो हर का प्रयोग करें। नहीं समझे ना? आगे देखते हैं। हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। देखो, एवरीवन इज विलिंग टू join this online class। देखो, everyone is willing to join this online class। प्यारे बालकों और बालिकाओं, ये जो willing आ रहा है ना, everyone is willing, ये यहाँ एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा है। ये कह रहा है कि हर व्यक्ति, हर कोई इच्छुक है। इसका तात्पर्य है इच्छुक, हर कोई इच्छुक है टू ज्वाइन दिस ऑनलाइन क्लास। इस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने के लिए हर कोई इच्छुक है। अगला को देखिए आप लोग, नथिंग नथिंग हैज बीन डन बाय हिम। नथिंग हैज बीन डन, उसके द्वारा कुछ नहीं किया गया। ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। मैंने चूंकि उसको पैसिव वॉइस में बना दिया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ हैव लगाऊं तो मुझे फिर भी मेरी क्रिया सही क्या होगी? हैज। नथिंग हैज बीन डन। नथिंग nothing is running well in this village। nothing is oblique are running well in this village। इस गांव में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। nothing is running well। ध्यान दीजिएगा साहब, nothing आ रहा है तो क्रिया एक वचन की लगेगी। रनिंग वेल, अच्छा नहीं चल रहा, इन दिस विलेज। तो यहां आप गौर करना, और भी आप ऐसे कई सारे वाक्य बना सकते हो। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं आपको अगर कहूं नथिंग इज नॉन टू मी। अगर मैं इस पूरी श्रृंखला का सबसे खूबसूरत वाक्य कहूं तो यह है, चूंकि आपके एग्जाम में आया हुआ है एक्टिव से पैसिव बनाने में। कोई इसकी एक्टिव वॉइस बनाकर बताएगा, नथिंग इज नॉन टू मी। बच्चों और बच्चियों, पहली बात तो जब भी इज, एम अथवा आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा हो तो ये प्रेजेंट सिंपल की पैसिव मानी जाती है। यानी कि इसका एक्टिव केस जो बनेगा उसके अंतर्गत या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या उसमें एस या एस लगेगा। दूसरी बात, नो क्रिया के साथ बाय का प्रयोग नहीं करके टू का करते हैं। आगे चर्चा करूंगा, लेकिन पुनः आप याद कर लीजिए, नो क्रिया के साथ बाय नहीं लग करके टू लगता है। नथिंग इज नॉन टू मी, नथिंग इज नॉन टू मी अगर मैं इसका एक्टिव वॉइस करूंगा तो ये बनेगा आई नो नथिंग।
जरा ध्यान देना, बड़ा खूबसूरत वाक्य हो गया। आई नो नथिंग, इसका मतलब है मैं कुछ नहीं जानता। अरे बोलो मेरे साथ, आई नो नथिंग। जब हम सामान्य शब्दों में कहते हैं कि आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, बिल्कुल सही वाक्य, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता, उसी को हमने क्या कर दिया, आई नो नथिंग। ये और भी खूबसूरत हो गया। पर मैं यहाँ इसके साथ क्रिया का प्रयोग करवा रहा था इस वाले वाक्य में, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। चूंकि मैं यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत इसके साथ क्रिया लगवाना चाह रहा था, तो मैंने नथिंग को किसके रूप में प्रयुक्त किया, सब्जेक्ट के रूप में, और आई को कहाँ ले गया, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो नथिंग को सब्जेक्ट के रूप में बनाया तो क्या हो गया, नथिंग इज नॉन टू मी। अब आप जरा गौर करना, इस वाले केस में हमने कहीं पर भी नोट का प्रयोग नहीं किया। आई नो नथिंग, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना साहब, ये नेगेटिव सेंटेंस, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। इसका मतलब नथिंग इज नॉन टू मी। हैव यू गॉट इट। आगे बढ़ूं तो आपने क्या देखा कि वो जो 12 शब्द है उनके साथ क्रिया सदैव एक वचन की होती है। अब इसका एक बहुत अहम नियम है, एक अगला अच्छा कंसेप्ट है। देखो जी, जहाँ समझने की चीज़ है, कंसेप्ट क्लियर करना है, वहाँ कंसेप्ट समझिएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट ही है। लेकिन जहाँ कोई चीज़ याद रखनी है ना, याद भी रखिए। देखो, कहते हैं कि एज वेल एज विद, टुगेदर विद, along with, as well as with, together with, along with, like, unlike, in addition to। देखो, इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हों, दो नाउन्स जुड़ी हुई हो इनसे, सुनो ना, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विद, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू। इनसे जब दो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होते हैं जी, या तो हमारा सब्जेक्ट होता है नाउन या तो प्रोनाउन, ये जुड़े होते हैं, तो हमारे ग्रामेरियन ये मानते हैं कि क्रिया सदैव पहले वाले नाउन का फॉलो करती है। वर्ब according to the subject that stand fast। जरा गौर करो क्या लिखा है मैंने, ये सुनो तो क्या लिख दिया है। इन शब्दों से, इन कंजक्शन से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, दो नाउन जुड़े हुए हों, तो फिर हमारी जो वर्ब है अकॉर्डिंग टू, देखो, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट स्टैंड्स फर्स्ट। हिंदी लिखो आप साफ सुथरी, पहले आने वाले कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी। अगर इनसे जुड़ रहे हैं तो क्रिया पहले आने वाले कर्ता के अनुसार आएगी। आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इनको डिलीट कर दूँ, हटा दूँ। देखो, अब इनके सेंटेंस देख लेते हैं। The principal with his teacher the principal with his teachers is oblique are working hard। देखो, the principal with the teacher is oblique are working hard। मानू
along with his Manu along with his friends wants to join this online class। गौर कीजिएगा, मनु along with his friends wants to join this online class। तृतीय है she together with her parents are coming to see you। ध्यान दीजिएगा साहब, सी टुगेदर विथ हर पेरेंट्स are coming to see you, मतलब कि वो अपने माता पिता के साथ, अगला इसी श्रृंखला में देखेंगे, आपको मिलने आ रही है। देखो, he like his parents never tells a lie। The Prime Minister with his ministers has approved the NRA। The Prime Minister with his ministers have approved, यहाँ इसको थर्ड फॉर्म में approved the NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। देखो, आप एक बार सारे सेंटेंस को देख लीजिए और पहला आंसर आपकी ओर से आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आप एक बार ठीक से देख लीजिएगा। बना लिए? पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है। द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स आर वर्किंग हार्ड। मेरे सभी छात्रों और छात्राओं, द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स के अनुसार क्रिया लगाओगे तो आर जाएगी, प्रिंसिपल के अनुसार लगाएंगे तो इज जाएगी। और हम जानते हैं कि जहाँ विद से, टुगेदर विद से, एज वेल एज से, अलॉन्ग विद से कोई जुड़े हुए हों दो सब्जेक्ट तो किसका फॉलो करती है, फर्स्ट। और प्रिंसिपल तो आपका एक वचन है, यानी कि आपकी क्रिया आनी चाहिए। यानी कि प्रिंसिपल अपने टीचर्स के साथ कठिन परिश्रम कर रहा है, यानी प्रिंसिपल सर भी कर रहे हैं और टीचर्स भी कर रहे हैं। मनु अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, मनु उसके मित्रों के साथ, वांट्स टू जॉइन दिस ऑनलाइन क्लास। तो केवल मनु ही नहीं बल्कि मनु और उसके मित्र इस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट वस्तुतः यहाँ हिज फ्रेंड्स नहीं है, हमारा मूल सब्जेक्ट क्या है, मनु है। और मनु है तो आपको पता है कि एस या एस लगा होता है फर्स्ट फॉर्म में तो वो एक वचन होती है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट मनु है। तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, वांट्स। और अगर वांट लगा दिया तो फिर हमने ये मान लिया, दैट विल बी इनकरेक्ट। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन, सी टुगेदर विद हिज हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के साथ आपको मिलने आ रही है। अब एक बात बताओ, माता पिता हमारा सब्जेक्ट नहीं, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शी। और जब मेरे सभी छात्रों शी है तो क्या लगाओगे, ही लाइक हिज पेरेंट्स। ये लाइक यहाँ पसंद करना नहीं है, हेलो। अगर यहाँ पसंद करना होता तो यहाँ एस आता यार। ही लाइक हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तरह
नेवर टेल ऑब्लिक टेल से लाई, कभी झूठ नहीं बोलता। अब देखो, अगर पेरेंट्स के अनुसार लगाओगे तो टेल आएगा, और ही के अनुसार लगाओगे तो टेल्स आएगा, तो आना क्या चाहिए जी? क्या मतलब होगा? ही लाइक हिज पेरेंट्स नेवर टेल अ लाई, वो अपने माता पिता की तरह वो भी कभी झूठ नहीं बोलता। और एक बात और बोल दो साहब, झूठ के साथ हमेशा टेल ही आता है, और सच के साथ हमेशा स्पीक आता है। नेवर टेल अ लाई, सुनो ना, अब लिख भी लो चाहो तो, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, मैं सच बोल रहा हूँ। यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, आप हमेशा सच बोलते हो। यू नेवर स्पीक, यू नेवर टेल अ लाई, यू नेवर टेल, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं सिद्ध क्या करना चाह रहा हूँ कि लाई के साथ टेल क्रिया का प्रयोग करें और सच के साथ स्पीक क्रिया का प्रयोग करें। ध्यान दीजिएगा साहब। तो यहाँ आपने देख लिया, द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, विद हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों सहित। अब मंत्रियों को सब्जेक्ट मानोगे तो है हो जाएगा, प्रधानमंत्री को मानोगे तो एक वचन है, तो हमें यहाँ क्या मानना पड़ेगा? प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द NRA, यानी कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी उसको उन्होंने अनुमोदित कर दिया है। दो खूबसूरत से उदाहरण में और दिखा देता हूँ, मुझे अच्छे लग रहे हैं, आपको भी अच्छे लगेंगे, उनसे आपका कंसेप्ट और इम्प्रूव होगा, गौर कीजिएगा। माई मेड, वहां जहां आपने वो शब्द लिखे थे उनमें एक शब्द और जोड़ लेना, अनलाइक। देखो, अगर अनलाइक नहीं लिखा हो तो लाइक और अनलाइक भी लिख लेना, ये वाला। देखो, माई मेड अनलाइक माई पियोन्स, माई मेड अनलाइक माई पियोन्स इज ऑब्लिक आर एनर्जेटिक। जरा गौर करो ना, क्या लिख दिया है? माई मेड अनलाइक माई पियोन्स, तो वो जहां आपने लिखा था ना क्या क्या, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, in addition to, like, वहां एक शब्द और चिपका लेना, अनलाइक। अनलाइक का मतलब के विपरीत, से उल्टा या के विपरीत। तो माई मेड, इस मेड का मतलब होता है आपका जो घर का काम करती है ना, बाई वगैरह, उसको बोलते हैं नौकरानी। मैं नौकरानी शब्द का प्रयोग नहीं करके जो हमारे घर में कामों में मदद करती है वो मेड कहलाती है। पियोन्स, ये हमारे काम में मदद करने वाले होते हैं। तो आप यहाँ देखो, अगर मेड के अनुसार आप लगाओगे तो एक वचन की आएगी, पियोन्स के अनुसार PEONS है, ये एम नहीं है, PEONS, इसके अनुसार लगाएंगे तो आर आएगी। ध्यान दीजिएगा साहब, यहाँ हमारा सब्जेक्ट पियोन्स नहीं है बल्कि हमारी मेड है, और इसके अनुसार लगाएंगे तो एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। क्या बोला जी? बहुत खूबसूरत सा वाक्य कि माई मेड अनलाइक माई पियोन्स इज एनर्जेटिक, मेरी जो मेड है वो मेरे जो पियोन्स है उनके विपरीत ऊर्जावान है, ऊर्जस्वित है। तो ठीक है साहब, आज मैंने आपको जितने बताए इनको कॉपी पेन लेकर के, नोटबुक और पेन लेकर के अच्छे से कंठस्थ कर लेना। अगले वीडियो में लेकर फिर आ रहा हूँ, और जिसमें कुछ और खास और सारे परीक्षोपयोगी होंगे। यस, आप फॉलो तो करना, यू विल अचीव योर टारगेट इफ़ यू फॉलो मी। ठीक है साहब, थैंक यू।